हेलो गाइस, दिस इज नीरज मौर्य एंड वाचिंग टेक पाइंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है ब्लॉगिंग बिगिनर के लिए कुछ ट्रिक एंड टिप्स दूंगा। जो कुल मिला के मैं 13 टिप्स दूंगा जो आपके काफ़ी काम आने वाला है। एंड अगर जो आप बिगिनर हैं या आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग लवर हैं या ब्लॉगिंग करने की सोच रहे हैं या शुरू करने वाले हैं, या फिर डोमेन या सभी कुछ खरीद चुके हैं जो है होस्टिंग वगैरह, एंड अभी आप बिगिनिंग क्षेत्र में हैं या फिर बना रहे हैं, तब भी आपको ये वीडियो काम आएगा। एंड हो सकता है आप ब्लॉगिंग कर भी रहे हैं, आपके पास कुछ पोस्ट हो या 2-4 वेबसाइट हो, तब भी हो सके अगर जो आपको टाइम अच्छा हो, अगर जो मिले, आप ये वीडियो को जरूर देखिएगा। एंड इस पर मैंने एक प्रॉपर पोस्ट भी लिखा है, उसका जो है लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाके उस पोस्ट को भी पढ़िए। काफ़ी अच्छे से मैंने लिखा है, मेहनत करके लिखा है। एंड जो है जो भी जेन्युइन है, मैंने 3 सालों में जो सीखा एंड उसको मैंने वहाँ पे दर्शाया है। आप उसको भी देखिएगा, पढ़िएगा, अच्छा लगे तो बताइएगा एंड हमको इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। तो फिलहाल जो 13 टिप्स हैं एंड ट्रिक्स हैं, आप उसको जानिएगा, कैसे मैं समझा रहा हूँ एंड कैसे मैंने पोस्ट में बताया, उन सबको दोनों को आप कंपेयर कीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ब्लॉगिंग जो है ये हर कोई ब्लॉगिंग इस टाइम पे करना चालू कर रहा है। एंड जो अभी गूगल भी सपोर्ट कर रहा है हिंदी ब्लॉगर्स को। एंड अगर जो आप हिंदी ब्लॉगिंग चालू करना चाहते हैं, किसी भी भाषा में ब्लॉगिंग चालू करना चाहते हैं, तब आप अगर जो आपको कंपटीशन आप थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। एंड अगर जो आपके पास एक नॉलेज होगा, प्रॉपर नॉलेज कि आपको पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, तब आप एक अच्छे से जो अपना टाइम बचत करते हुए आप अपने ब्लॉगिंग को भी टाइम देंगे और आपका ब्लॉगिंग ग्रो करेगा। ऐसे में अगर जो आपको कोई टिप्स मिल जाए तो क्या बात है। तो चलिए, ये जो मेरा पहला टिप्स रहेगा वो रहेगा सेलेक्ट प्रॉपर या यूजफुल नॉलेजेबल जो है नीच आपको चूज करना रहेगा। यानी कि आपको एक यूजफुल और जो है नॉलेजेबल जो है नीच आपको चूज करना रहेगा। अब ये नीच क्या होता है एक्चुअल में, अब मैं आपको हो सकता है कुछ उदाहरण देके बताऊं। जैसे कि मान लीजिए, अभी आपको समझिए आपके पास कोई टैलेंट है, कुछ काम करना जानते हैं, आप एक दुकान खोलना चाहते हैं। एंड जैसे कि आप मान लीजिए कुछ दुकान खोलना चाहते हैं, तो आपके पास टैलेंट है कुछ कोई चीज़ का, आप पेंटिंग कर लेते हैं, आप पेंटिंग की दुकान करना चाहते हैं, या आप गैरेज लाइन का दुकान करना चाहते हैं, या आप जो भी मिठाई बनाने की दुकान करना चाहते हैं। चलिए हम इसी से उदाहरण पूरा काम करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास है मिठाई बनाने की कला, अलग अलग तरह की मिठाई बना लेते हैं आपके पास वो कला है। एंड वही कला को अगर जो आप मार्केट में लाते हैं, तो वो कला आपके लिए आपका नीच रहेगा, वही आपका जो है आधार रहेगा, आपका बेस रहेगा। एंड उसी पे आप काम करेंगे। मान लीजिए आप ट्रेवल के बारे में जानते हैं, तो ट्रेवल के बारे में लिखिए। आप एजुकेशन के क्षेत्र में लिखना चाहते हैं तो लिखिए, मोबाइल के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एंड सॉफ्टवेयर ऐप्स डेवलपमेंट या किसी भी प्रकार के क्षेत्र में आप लिखना चाहते हैं, जिस भी प्रकार के क्षेत्र में आपका नॉलेज हो, आप अपना पोस्ट लिखना चाहते हैं, वो आप एक मजबूत नीच चूज कीजिए कि आपको इसी क्षेत्र में ही लिखना है। ठीक है, आपको उस क्षेत्र में लिखना है, आप उसी क्षेत्र में ही। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा ट्रेवल के बारे में लिखेंगे, थोड़ा जो है एजुकेशन के बारे में लिखेंगे, थोड़ा नाउन संज्ञा प्रोनाउन जो भी आपके मन में आए, कभी पेड़ पौधों के बारे में लिखेंगे, तो कभी फेस्टिवल के बारे में लिखेंगे, ये सब मिक्स करके लिखेंगे, तो वो प्रॉपर आपका जो वेबसाइट वर्क नहीं रहेगा, वर्कफुल नहीं रहेगा एंड जो रैंक नहीं करेगा। आपको चूज करना रहेगा एंड आपको एक नीच चूज करना रहेगा जिसपे आपको काम करना रहेगा। तो आपको एक पहले प्रॉपर नीच चूज करना है एंड नीच चूज करने के बाद आपको उसी प्रकार से जो है काम करना है। तो ये हो गया पहला ट्रिक कि आप अगर जो ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं, ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग शुरू कर दें, तो आपको एक प्रॉपर नीच चूज करें। ठीक है, प्रॉपर नीच चूज करने के बाद दूसरा काम क्या आपका रहेगा, जो है चूज बेस्ट डोमेन नेम। ये जो आपका दूसरा काम रहेगा रहना चाहिए, चूज बेस्ट डोमेन नेम। ऐसे में क्या रहेगा, अगर जो आप कोई काम कर रहे हैं, ऐसे में आपको एक डोमेन जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए मेरा साइट है, मेरे साइट का नाम है ज्ञानटापरी.com। ठीक है, अभी ऐसे में आपको ये मेरा डोमेन हो गया ज्ञानटापरी.com। ऐसे में मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ मिठाई की दुकान की, तो मिठाई की दुकान जब अगर जो आप खोल रहे हैं, तो कुछ भी रखेंगे, XYZ मिठाई स्टोर या कुछ भी है जो आपको रखना रहेगा, तो वो जो नेम रहेगा आपका वो एक डोमेन रहेगा। ठीक है, ऐसे में आपको जो डोमेन दिए हैं वो एक डोमेन नेम रहेगा। ऐसे में आपको एक डोमेन नेम खरीदना पड़ता है। मान लीजिए आप youtube.com है, तो फ्री में मिल रहा है, आप उस पर गए, अपना सब बनाए, ये सब काम किए, वीडियो डाले। लेकिन अगर जो आप प्रॉपर पोस्ट लिख रहे हैं, तो आपको एक डोमेन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में आपको कहीं ना कहीं से डोमेन खरीदना रहेगा। अब डोमेन खरीदते समय क्या देखना चाहिए आपको, कि जो आप डोमेन खरीद रहे हैं वो आपके टॉपिक के रिलेटेड होना चाहिए। मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, जैसे कि आप किसी कंप्यूटर का कोर्स सिखा रहे हैं, ट्रिपल सी सिखा रहे हैं,
तो एक्चुअल में आपको डोमेन लेना चाहिए ट्रिपल सी एग्ज़ाम करके या कुछ करके, या फिर ट्रैवल की करा रहे हैं तो mytravel.com या yatra.com या .net.in.co.net.live जो भी आपको मिले, मतलब आपके उसी टाइप का कुछ कीवर्ड होना चाहिए ताकि लोगों को लगे एंड कि ये इसी टॉपिक के रिलेटेड जो है काम कर रहे हैं। ठीक है, एंड आपको साथ ही साथ उस कीवर्ड को जो आप अपने डोमेन में दे रहे हैं उसका रैंकिंग देखना है, DAPA स्पैम स्कोर देखना है। ये सारी चीज़ों को आपको उस कीवर्ड का देखना है कि किस हिसाब से उसके कंपटीटर हैं, एंड जो आपने चूज किए हैं उसके क्या कंपटीटर हैं, आप जो डोमेन ले रहे हैं उसके क्या कंपटीटर हैं, आप मार्केट में कितनी वैल्यू उसकी बना पाएंगे। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको देखना है कि कौन कौन से साइट पे वो कितने कितने प्राइस का है, कहाँ पे ऑफर चल रहा है, कहाँ पे कूपन्स मिल रहे हैं, छूट मिल रहे हैं। GoDaddy पे जाएं और वेब होस्टिंग के लिए कहाँ पे जाएं, किसके लिए कहाँ पे अलग अलग साइट होते हैं, सबको आपको जो चूज करना है, देखना है, कंपेयर करना है कहाँ पे कितनी प्राइस है उस डोमेन की, एंड आने वाले टाइम पे क्या हम उसको वहाँ पे अपग्रेड करेंगे, ज़्यादा प्राइस तो नहीं लेंगे, क्या वहाँ पे कस्टमर सपोर्ट है, क्या वहाँ का कोई हेल्पलाइन है, कॉन्टैक्ट पेज है, क्या ईमेल है कि हमारे डोमेन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो तो हम वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर पाएँ। ये चीज़ आपको बिल्कुल भी ध्यान में रखना है एक डोमेन लेते हुए। अब तीसरा चीज़ आता है चूज बेस्ट होस्टिंग। अब बेस्ट होस्टिंग क्या है, होस्टिंग का मतलब क्या होता है, अब मान लीजिए आपने मिठाई की दुकान खोली, आपने बैनर दे दिया XYZ मिठाई स्टोर, एंड आपको मिठाई बनाने की भी कला आ रही है, वो आपका नीच हो गया, एंड ऐसे में आप मिठाई बनाएंगे, आपके पास एक नाम भी है XYZ स्टोर, और आप वहाँ कहाँ पे बेचेंगे, जहाँ पे बेचेंगे वो मिठाई, जिस जगह मान लीजिए किसी सड़क पे बेच रहे हैं, किसी रूम में बेच रहे हैं, किसी दुकान में बेच रहे हैं, तो वो जगह आपके लिए एक प्रकार की होस्टिंग हो गई। तो आप ले सकते हैं, आपके पास प्रॉपर तो कोई ऐसा है नहीं सर्वर है, आपने कोई सैटेलाइट बैठा के रखा है या कुछ लगा के रखा है, तो आपका प्रॉपर आपका दुकान हो गया, वो आपको भाड़े पे लेना समझ लीजिए, एक प्रकार की होस्टिंग होती है। होस्टिंग में बहुत सारे प्रकार के होते हैं, क्लाउड बेस्ड होस्टिंग होती है, शेयर होस्टिंग होती है, इकोनॉमिक होस्टिंग होती है, बिगनर्स के लिए जो होस्टिंग होती है, एंड लूनेक्स वगैरह की सब होस्टिंग होती है। ये अलग अलग प्रकार की होस्टिंग होती है, इसको आपको समझना पड़ेगा प्रॉपर, मैं आपको पॉइंट वाइज बता रहा हूँ केवल। तो आपको एक बेस्ट होस्टिंग लेना है, उस होस्टिंग को लेते हुए भी आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कितना डोमेन जोड़ सकते हैं, क्या सिक्योरिटी दे रहा है, कितना GB तक इसका लोडिंग है, कितना रैम मिल रहे हैं इसमें, क्या कितने साइट्स हम ज्वाइन कर सकते हैं इसमें, ये सारी चीज़ों को आपको प्रॉपर उसमें देखना रहता है। एंड इसमें भी आपको देखना रहेगा क्या अगर जो आपके होस्टिंग में कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो क्या आपको कस्टमर सपोर्ट देता है वो साइट जहाँ से आप होस्टिंग ले रहे हैं, क्या कोई ईमेल सपोर्ट दे रहा है या कोई कोई कॉल सपोर्ट दे रहा है, किस प्रकार से उसको सपोर्ट मिल रहा है, क्या वो वहाँ से जो फिक्स करेंगे, एंड कितने जो आपको देखना है कितने ट्रैफिक तक ये जो आपके पास ट्रैफिक आ रहे हैं, आपके पास यूजर्स आ रहे हैं, पढ़ने वाले आ रहे हैं, वो कितना तक ये लोड ले सकता है, कभी क्रैश होगा या नहीं होगा। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको एक प्रॉपर होस्टिंग लेना, आप कहीं से भी ले सकते हैं, तो ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। बस मैं ये बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि एक बिगिनिंग के लिए क्या क्या करना पड़ता है ब्लॉगिंग में। अब जो चौथा पॉइंट आपका आता है वो होता है अप्लाई बेस्ट थीम या AMP थीम। जो भी थीम आप चूज कर रहे हैं, थीम का क्या मतलब हो गया कि आप समझ लीजिए आपका XYZ जो है वो स्वीट स्टोर है, मिठाई स्टोर है आपका, एंड ऐसे में आपको एक थीम रखना पड़ेगा अपने दुकान का। आप समझ लीजिए कि अगर जो आप सब मिठाई का जो आप जार रख रहे हैं या फिर जो आप काउंटर रख रहे हैं सामने, वो ले जाके पीछे दुकान में रखेंगे तो उसका महत्व खत्म है। आपको एक लुक देना है उसको, आप सामने रखेंगे, सामने वाला देखेगा कि आपके पास जो है वो एक इस प्रकार की मिठाई है, ऐसे ऐसे है, तो वो कस्टमर जो है थोड़ा जो उसको लगेगा कि ऐसा ऐसा बना रहा है, उसको देखेगा। एंड अगर जो आप कहीं थोड़ा मिठाई इधर उधर ऐसे करके रख रहे हैं समझ लीजिए काउंटर बेस के हिसाब से, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार से एक थीम होता है, थीम जो है वो आपके सारी चीज़ों को, आपके पेजेस को, आपके पोस्ट को, आपके स्लाइडर को, आपके ऐड को एक जगह देता है, एक तरह की सजावट देता है। वही सजावट आपको थीम में मिलता है, वो प्रॉपर आप कस्टम भी बना सकते हैं, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, एंड आपके जो अगर जो वर्डप्रेस पे है तो वहाँ पे आपको भी मिल जाते हैं, वहाँ पे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कहीं से ले जाके आपको वहाँ पे इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अभी जो ये चीज़ें हैं, ये एक्चुअली जो इस चीज़ में मैं बता रहा हूँ उससे पहले एक पॉइंट में पिछले वाले में छोड़ दिया था मैंने। होस्टिंग जो है कोई कोई साइट फ्री देता है एंड कोई साइट से आपको खरीदना पड़ता है, जैसे ब्लॉग स्पॉट पे वो फ्री देता है। ऐसे में वो बहुत सारा परसेंटेज या कमीशन लेते हैं, जैसे यूट्यूब लेता है तो वो कमीशन लेते हैं। अगर जो आपको प्रॉपर अभी नया काम करना तो आप ब्लॉग स्पॉट पे जा सकते हैं। वैसे आपको जो अच्छे से काम करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप एक वर्डप्रेस पे ज्वाइन कर लीजिए, होस्टिंग ले लीजिए। तो फिलहाल अभी हम थे थीम पे, ठीक है।
थीम का क्या काम है, ये जो मैंने बताया इसका काम है, आपको एक बेस्ट थीम लेना है। थीम जो है आपको एक एएमपी थीम लेना है। एएमपी का क्या मतलब होता है कि वो जो है मोबाइल को एब्जॉर्ब करे, मतलब कि रिस्पॉन्सिव हो। आप कोई चीज़ डिजाइन किए हो मोबाइल में, रिस्पॉन्सिव किस प्रकार से आ रहा है और कितना फास्ट खुल रहा है, ज़्यादा स्पीड देता है एएमपी थीम। एंड अगर जो आप पोस्ट लिख रहे हैं तो आपको स्पीड ज़्यादा जरूरी है, एंड कोई सजावट तो ज़्यादा जरूरी नहीं है, आपको नॉलेजेबल चीज़ लिखना जरूरी है, वो ज़्यादा महत्व रखता है, आपका कंटेंट ज़्यादा महत्व रखता है। तो ये हो गया थीम की बात। अब जो हमारा पांचवा पॉइंट आता है, कोई भी ब्लॉगिंग साइट क्रिएट करने पे हमको जो पांचवा चीज हमको करना चाहिए वो पेजेस बनाना चाहिए, पेज बनाना चाहिए हमको। कुछ पेजेस जो है बहुत ही आईएमपी होते हैं, तभी एडसेंस हमको अप्रूवल देता है। अभी मान लीजिए आप मिठाई की दुकान खोल लिए, अभी आपको कुछ मिठाई रखना जरूरी है, जैसे लड्डू, पेड़ा, बर्फी, ये कुछ सब कुछ आईएमपी होता है रखने के लिए, बिके या ना बिके, दिखे या ना दिखे, लेकिन एक आपको वैल्यू देना होता है कस्टमर को, सामने वाले को एक पहचान बनानी होती है कि ये मिठाई की दुकान है तो ये चीज़ है। तो इसी प्रकार से अब इसमें पेजेस में क्या होता है, पेजेस में होता है आपका अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और जो डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी। अब इस ये हर कोई बनाता है, आपको बनाना, ये दिखाना नहीं। अगर जो आप ऊपर कहीं थीम में नहीं दिखा पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो रोबोटिक सिस्टम आपके जो सर्च इंजन आपके साइड पे आएगा वो ढूंढ लेगा आपका काम। तो फिर नंबर आपका होगा अबाउट अस। अब अबाउट अस में क्या होता है, अबाउट अस में आप अपने बारे में बताइए, अपने साइट के बारे में बताइए, क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब अपने पूरा जो भी जैसा आपको पेजेस में लिखना है आप उसको लिख के रख सकते हैं। तो वो आपको अबाउट अस में हो गया। अभी आपका होता है फिर कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस का क्या मतलब होता है, कहीं भी आप पहले दूसरे पे कहीं भी कैसे करके बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि दूसरे नंबर पे कॉन्टैक्ट कैसे बनाए। कॉन्टैक्ट अस का मतलब क्या होता है, जो भी विजिटर आपके साइट पे आता है उसको कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं या कुछ सुझाव देना चाहता है या आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है, तो वो किस प्रकार से आपसे बात कर सके। आप कोई ईमेल उसमें दे सकते हैं कॉन्टैक्ट अस लिखते हुए, आप कोई जो है एक प्रकार से बॉक्स बना सकते हैं कि उसमें फिलिंग फॉर्म कर सके, वो अपना फॉर्म फिल सके, अपना प्रॉब्लम आपको शेयर कर सके और आपको ईमेल आ जाए। या फिर आपने डायरेक्टली कोई हेल्पलाइन नंबर, आपके पास टीम है तो आप हेल्पलाइन नंबर दे सकते हैं जहाँ से वो कॉल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको करना पड़ता है। बेसिकली से नॉर्मल सब लोग जो है ईमेल्स अपना प्रोवाइड करा देते हैं, या हमने जो हमारा कॉन्टेक्स्ट आप देखेंगे तो इसमें देखिएगा मैंने एक फॉर्म बना दिया, आप उसको फिल करेंगे और आपको वो मेल आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं कॉन्टैक्ट अस पेज, वो प्लगइन्स के द्वारा कर सकते हैं आप। अब अगला चीज आता है प्राइवेसी पॉलिसी। ये क्या होता है, ये सब भी होना चाहिए। प्राइवेसी पॉलिसी मतलब क्या आपके नियम कानून है, क्या कायदे हैं, क्या आपके वेबसाइट के जो रूल्स हैं वो आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में लिख सकते हैं कि आपकी प्राइवेसी के लिए लोगों के लिए क्या कर सकते हैं आप, क्या पॉलिसीज वगैरह हैं आपके, वो सारे यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड फिर अगला चीज आता है डिस्क्लेमर। क्या डिस्क्लेमर क्या आपकी साइट का है, क्या आप डिस्क्लेम कर सकते हैं, क्या नहीं करना रहेगा, क्या करना रहेगा, वो सारी चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हैं डिस्क्लेमर के अंदर। तो ये जो है, और ये 3-4 पेज हैं जो पेजेस आपको रखना अनिवार्य है, तभी आपको अप्रूवल मिलेगा। अगला एंड छठवां पॉइंट जो हमारा आता है एडेड गूगल एनालिटिक्स। जो आपको ऐड करना है गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स क्या है, ये एक प्रकार का ट्रैकर है जो आपको बताता है कि आपके साइट पे कितने ट्रैफिक आए, कितने ट्रैफिक गए। यानी कि समझ लीजिए आपकी दुकान पे एक प्रकार का कैमरा लग जाता है और वो काउंट करता है कि कितने लोग दुकान पे आए, कितना क्या खरीदे, क्या ले गए, कितना पैसा हुआ, क्या वो प्रकार का समझ लीजिए आपका ब्यौरा रखता है, आपका डेटा रखता है। तो ये एनालिटिक्स जो है कोड मिलता है आपको अपने साइड में, HTML का जो कोड रहेगा या जो PHP का जो भी कोड रहे, एंड उसको आपको अपने हेड के नीचे, थीम के हेड के नीचे रखना पड़ता है। एंड आप ये प्लगइन्स के द्वारा कर सकते हैं, कस्टम भी कर सकते हैं, मैनुअल कर सकते हैं। तो आपको वो करना रहेगा, ये ट्रैक करके देता है कि कहाँ से ट्रैफिक आया, कौन मेल आया, फीमेल आए, किस कंट्री से आए, किस सिटी से आए, किस पोस्ट पे आए, कब आए, किस दिन आए, कब लाइव थे एंड कब चले गए, क्या किए, किस मोबाइल से आए, किस नेटवर्क से आए, किस कंप्यूटर से आए, किस ब्राउजर से आए। हर एक डेटा ये रखता है और हर एक डेटा आप यहाँ से पा सकते हैं। एंड इससे भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं कि किस टाइम पे आपको ज़्यादा ट्रैफिक आ रहे हैं एंड किस पोस्ट पे आपको ज़्यादा ट्रैफिक आ रहे हैं। तो ये ट्रैकिंग काफ़ी अच्छा होता है, आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं। इसको आप अपने गूगल एनालिटिक्स का ऐप आता है उसमें देख सकते हैं मोबाइल में, नहीं तो आप ब्राउजर में भी इसको हैंडल कर सकते हैं। सातवां पॉइंट जो हमारा आता है पुश नोटिफिकेशन। हालांकि वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, लेकिन आई होप आपको जो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको मजा आ रहा होगा एंड आप लास्ट तक देखेंगे। तो ये अगला जो पॉइंट आता है पुश नोटिफिकेशन। इसका क्या काम होता है, पुश नोटिफिकेशन। ठीक है, मान लीजिए पुश नोटिफिकेशन का क्या काम है, अगर जो आपके साइट पे कोई विजिटर आ रहा है एंड उसको आपका पोस्ट अच्छा लगा, वो देख चाहता कि आप अगला पोस्ट जो लिखेंगे वो कैसा रहेगा, वो जानना चाहता, तो वहाँ पे वो
उसको सब्सक्राइब कर सके। तो उसके लिए एक प्रकार से अलग अलग कंपनीज जो होते हैं, अलग अलग साइट जो होते हैं, नोटिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे वन सिग्नल हो गया, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कोई भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जाएंगे एंड जब आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो ऊपर आप देखेंगे कि लिख रहा होता है अलाउ, या आपकी साइट को जो है सब्सक्राइब करने के लिए देता है। तो वो वही होता है, पुश नोटिफिकेशन आप ऊपर आ जाता है। एंड वही चीज़ जब आप अलाउ कर लेंगे, आप नया पोस्ट लिखेंगे तो वो पोस्ट का जो है पोस्ट सामने वाला जो विजिटर है जिसने सब्सक्राइब किया उसके पास वो पोस्ट चला जाएगा। यही काम करता है पुश नोटिफिकेशन। एंड ऐसे में आपके पास भारी भरकम फॉलोअर्स बनते जाएंगे एंड आप कुछ संकेत या कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके उस साइट पे जहाँ से आपने पुश नोटिफिकेशन एक्टिवेट किया है वहाँ पे उनको मैसेज भी दे सकते हैं। समझ गए? अभी आप ये समझ लीजिए कि आपको जो आपने कुछ मिठाई बनाए एंड किसी को पसंद आया, या आप चाहता है कि आप अगली बार जब वो मिठाई बनाए तो वो कैसे पाए, तो इस प्रकार से आप उनको एक संदेश दे रहे हैं। कोई प्रकार से आप या कोई मैसेजर रख रहे हैं या कोई मैसेज दे रहे हैं या फ़ोन कॉल करके बता रहे हैं, तो वो उसी प्रकार का एक संदेश देना होता है जो एक रोबोटिक सिस्टम करता है। तो वो रोबोटिक सिस्टम को ही हम पुश नोटिफिकेशन के थ्रू मतलब डाल देते हैं वहाँ पे, वो अपना काम करता रहता है। अब 8वां पॉइंट जो है ये ऑप्शनल है, करना चाहें या ना करना चाहें। ये पॉइंट होता है रिमूव डेट फ्रॉम लिंक। जो आपका परमा लिंक बनता है उसमें कभी कभी आप देखेंगे कि डेट रहता है। जैसे मान लीजिए मैं एक साइट खोल देता हूँ सबसीखो.com, ठीक है, सबसीखे.com। अभी इसमें देखेंगे इसका कोई पोस्ट खोलेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर एक नोटिफिकेशन, जो ऊपर ये लिंक बन रहा है, लिंक में आप देखेंगे कि ये जो है यहाँ पे देखिए डेट शो हो रहा है। एंड ऐसे में आपको ये डेट रिमूव करना चाहते हैं, बिगिनर है तो कर सकते हैं। फिलहाल आप बहुत ज़्यादा पोस्ट लिखें तो मत कीजिएगा, बिगिनर है तो जरूर से कीजिएगा कि ताकि आपका जो परमा लिंक है वो काफ़ी अच्छा दिखे एंड कीवर्ड उसमें रहे और रैंक करने में काम आए। अगर जो आप न्यूज़ साइट चलाते हैं, किसी डे को टारगेट करके आप कोई चीज़ लिख रहे हैं तो रहने दीजिए, नहीं तो आप कोई लॉन्ग टर्म कीवर्ड पे काम कर रहे हैं तब ये जो है आप हटा दीजिए बिल्कुल। और जो हमारा 9वां पॉइंट आता है वो आता है वेब मास्टर टूल का। लिंक वेब मास्टर टूल यानी कि सर्च कंसोल, ठीक है, आपको सर्च कंसोल से लिंक करना है। कि ये क्या होता है, सर्च कंसोल क्या होता है? अभी जैसे कि हर सर्च इंजन होते हैं, जैसे बिंग हो गया, गूगल हो गए, या जो भी सर्च इंजन हो गए, किसी भी कंपनी का सर्च इंजन हो गया, जब आप कुछ चीज़ सर्च करते हैं तो उसका एक एल्गोरिदम होता है। वो एल्गोरिदम जो है अच्छा से अच्छा पोस्ट लाके आपको देना चाहता है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने सर्च किया हाउ टू डाउनलोड विंडोज या हाउ टू इंस्टॉल विंडोज 10, तो वो प्रॉपर जिन्होंने पोस्ट लिखा वो एक एल्गोरिदम जिस पे आप सर्च किया, जैसे आपने गूगल पे सर्च किया तो गूगल का एल्गोरिदम या गूगल का रोबोट जाके ढूंढेगा कि कौन कौन सा पोस्ट इस पे आया, उसमें भी वो दिखाएगा कि कौन सा पोस्ट हमको पहले दिखाना जो प्रॉपर लिखा गया अच्छे से। तो ये जो उसका सर्च इंजन होता है उसको वो ऑटोमेटिक तो सर्च कर लेता है, लेकिन कभी कभी ऐसे में आप जब नया रहेंगे तब आपको बताना रहेगा कि आपने एक वेबसाइट बनाया, आपने पोस्ट लिखा, आपने ये किया। तो वहाँ पे वेब मास्टर टूल पे हर जो सर्च इंजन का वेब मास्टर टूल होता है उस पे जाएं, वो वहाँ से उनकी कोड लें, वहाँ पे क्रिएट करें अपने साइट को, वहाँ पे कोड लें एंड वहाँ पे अपने साइट को लिंक करें, वो कोड ला के आप अपने वेबसाइट में डालें, ताकि जब भी आप नया पोस्ट लिखें तो उस सर्च इंजन को पता चले कि आपने इस टॉपिक पे पोस्ट लिखा है एंड वो उस प्रकार से देखे कि आपने कितना अच्छा लिखा है। एंड लोगों को जब वो सर्च करें लोग ऐसे कीवर्ड जिस पे आपने लिखा है पोस्ट, तो वो जाके प्रोवाइड करा पाए उनको। इसको जो हम कह देंगे यही एक प्रकार का जो वेब मास्टर सर्च कंसोल, वेब मास्टर टूल इसको कहते हैं, यही वो काम करता है। ठीक है, अभी मिठाई की दुकान की तरह हम समझाएं तो समझ लीजिए कि आप जो चीज़ दुकान आपने खोला तो लोगों को कैसे मार्केट में पता चलेगा कि ये दुकान खोल रहा है, इस प्रकार की अच्छी मिठाई बना रहा है, तो वो चीज़ें आपको प्रचार प्रसार कराना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज़ आपको जो इन माध्यमों से आप बताएंगे एक दूसरे को पता चलेगा, वो माध्यम होगा वेब मास्टर टूल, सर्च कंसोल पता चलेगा। ठीक है, अभी आप तो समझ गए होंगे, बाकी प्रॉपर आप पोस्ट में पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारा जो 10वां पॉइंट आता है लर्न प्रॉपर एसईओ। ये जो है पूरे ट्रिक का जान है, यूँ समझ लीजिए धड़कन है पूरे ट्रिक की। और इसमें आपको प्रॉपर एसईओ सीखना। एसईओ का क्या मतलब होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अभी क्या होगा, सर्च इंजन जैसे गूगल, बिंग, ये सब सर्च इंजन मैंने बताया ना, अभी इसको जो आप इनके अलग अलग जो एल्गोरिदम होते हैं उनके अलग अलग प्राइवेसीज होते हैं, उनके अलग अलग नियम कायदे कानून होते हैं। ठीक है, अभी उनके नियम और कायदे कानून के अंदर जो पोस्ट आते हैं ये उनको रैंक कराते हैं एंड जो भी इनके नियम है, अलग अलग नियम है, अलग अलग टाइप पे चेंज होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। तो आपको इन नियम के अंदर ही पोस्ट लिखना है, आपको सीखना पड़ेगा कि एसईओ क्या है।
बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल हैं, प्लेलिस्ट हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं, फ्री में समझाते हैं। आपको उनको ज्वाइन करना है, डेली आधा घंटे टाइम निकाल के या 15 मिनट टाइम निकाल के एक एक वीडियो देखना है। 50 से 60 वीडियो में आप सीख जाएंगे कि एसईओ क्या होता है। प्ले लिस्ट बहुत लोग 40, 30, 35 वीडियोज़ का बना के रखते हैं, तो आपको वहाँ पे सीखना है। क्योंकि सीखना है, आप नौकरी पाने के लिए 10 से 12 तक पढ़ाई करते हैं, 10, 12, 15 साल बर्बाद करते हैं, तो आप 2 घंटे 4 घंटे यानी 6 महीने तक आप नहीं ब्लॉगिंग के लिए बर्बाद कर सकते। जब आपको कमाना है, इसमें काम करना है, तो आपको सीखना पड़ेगा एसईओ। और एसईओ सीख लेंगे तब आपको जो है स्मार्ट वर्क का पता चल जाएगा, एंड आपको जो गधे मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। यूँ मतलब कि दिन भर पोस्ट लिखते रहो, कैसे आपको तरीका पता हो जाएगा कैसे पोस्ट लिखेंगे। अभी आप 50 पोस्ट लिखेंगे, लेकिन आपको एसईओ आता तो आप एक पोस्ट लिखेंगे, उसकी अर्निंग आप एक पोस्ट में करेंगे, उसकी रैंक आप एक पोस्ट में करेंगे। तो आपको एसईओ सीखना पड़ेगा कि कैसे आपका पोस्ट जो रैंक कर गया। तो आप एसईओ सीखिए एंड उसको टाइम दीजिए। तो ये था कि एसईओ पॉइंट आपको बिल्कुल ही सीखना पड़ेगा। अब एक चीज़ और आता है हमारा 11 नंबर पॉइंट पे, बैकलिंक के बारे में, कि क्रिएट बैकलिंक, बैकलिंक्स वगैरह आप कैसे क्रिएट करेंगे। बैकलिंक्स का क्या मतलब होता है, अलग अलग जगहों पे अपना टारगेट दीजिए कि आपने ये दुकान खोला, आपने वो किया, तो इस प्रकार से जैसे टारगेट लोग देते हैं। तो अभी आप बैकलिंक्स को प्रॉपर समझते हैं। बैकलिंक क्या होता है। बैकलिंक एक्चुअल में हम जहाँ से ट्रैफिक लाते हैं किसी थ्रू से, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे यहाँ से मिठाई खरीद के लेके गया, अब वो मिठाई खाया उसने, तो वो दूसरे को बताया कि भाई वहाँ की मिठाई बहुत अच्छी है, तो वो वहाँ से दूसरा कस्टमर हमारी दुकान पे आया जो सुना कि भाई हमने सुना था वो आपकी तारीफ कर रहे थे, आप मिठाई अच्छी बनाते हैं। तो जो वो व्यक्ति आपकी तारीफ किया, जो आपकी मिठाई के बारे में बताया, जो आपकी मिठाई के बारे में जानता है, वो व्यक्ति एक प्रकार का बैकलिंक हो गया आपकी दुकान के लिए। ठीक है, अभी समझ लीजिए कि किसी के पोस्ट से या कहीं से या फेसबुक से या सोशल नेटवर्क से, कहीं से भी, लिंक्डइन, ट्विटर, कहीं से भी आपके जो है पोस्ट पे कोई ट्रैफिक आता है, तो वो लिंक्डइन से अगर जो आया या ट्विटर से आया, फेसबुक से आया या यूट्यूब से आया, कहीं से भी आया, तो वो एक प्रकार का वहाँ पे आपका एक बैकलिंक है। उस बैकलिंक के थ्रू आपको यहाँ पे भेजा गया। अब इसमें 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं, एक तो डू फॉलो बैकलिंक और एक नो फॉलो बैकलिंक। चलिए दोनों को जान लेते हैं। डू फॉलो बैकलिंक क्या होता है, मान लीजिए कोई बड़ा जो है ब्लॉगर है, या कोई बड़ा जो है न्यूज़पेपर कंपनी है, या कोई बड़ा जो साइट है, वो आपकी वेबसाइट का कोई पोस्ट या आपकी साइट अपने पोस्ट के अंदर ऐड करता है, लिंक में या कहीं इमेज में या किसी भी प्रकार में अपने पोस्ट में उसने ऐड किया। ठीक है, आपको उसने एक प्रकार का डू फॉलो बैक लिंक दे दिया। अभी उसके मान लीजिए amarujala.com है या कोई बड़ी साइट, न्यूज़, आपको न्यूज़ लिख रहा है, उसमें आपकी साइट के जिक्र कर दिया, या आपकी साइट का कोई ऐसा पोस्ट जो उसने किसी चीज़ में जो है लिंक कर दिया, किसी इमेज में या किसी जो वर्ड में, तो वहाँ पे आपका एक बैकलिंक क्रिएट हो गया। अभी वहाँ से उसके पोस्ट पे जो ट्रैफिक आ रहे हैं, उसके पोस्ट पे जो ट्रैफिक आ रहे हैं, वहाँ पे जो रोबोटिक सिस्टम आ रहा है, जो एल्गोरिदम आ रहा है पढ़ने के लिए, वो भी आपके पोस्ट पे आएगा कि ये लिंक का क्या मतलब है। एंड जो आपके जो वहाँ पे विजिटर उसके पोस्ट पे आएंगे, वो भी आपके पोस्ट पे आएंगे। तो ये इस प्रकार से आपको आज जो है वेबसाइट ग्रो करेगा, आपका पोस्ट ग्रो करेगा। एंड ये एक प्रकार का डू फॉलो बैक लिंक हो गया। अभी नो फॉलो बैक लिंक का क्या मतलब हो गया, जैसे कहीं पे क्वेश्चन आंसर चलते हैं, या आप कहीं किसी के वेबसाइट या वीडियोस के नीचे जाके कर दिए नाइस वीडियो या गुड टॉपिक या नाइस पोस्ट लिख के आपने अपने पोस्ट का लिंक दे दिया, तो यहाँ पे आपका नो फॉलो बैक लिंक क्रिएट होता है। या फिर आप मान लीजिए कोराज वगैरह के, मतलब या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आंसर के साइड होते हैं, जहाँ पे मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि हाउ टू इंस्टॉल विंडोज, या फिर लिखा हाउ टू मेक ए बूटेबल पेन ड्राइव। अभी आपने समझ लीजिए उस टॉपिक पे आपने भी पोस्ट लिखा है, आप वहाँ पे नीचे गए, आपने बताया कि आपको 8 GB का एक पेन ड्राइव लेना चाहिए, आपको ISO फाइल डाउनलोड करना चाहिए, एंड ये बता के थोड़ा कुछ बताया, एंड आपने नीचे लिख दिया। आपको जो आपको प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ये पोस्ट का जरूर पढ़े। आप पोस्ट का लिंक दे देते हैं, सामने वाला अगर जिसने क्वेश्चन पूछा वो पढ़ रहा है, देख रहा है, तो आपके उस पोस्ट पे भी आएगा और आपके पोस्ट पे प्रॉपर पढ़ेगा। तो ये यहाँ पे आपका नो फॉलो बैक लिंक हो गया। आप किसी कमेंट में कर दिए या किसी कहीं भी जाकर कर दिए, तो ये आप खुद से बना रहे हैं, तो ये आपका नो फॉलो बैक लिंक हो गया। ठीक है, एंड इसका कंडीशन भी होता है, आप जहाँ पे कर रहे हैं कमेंट, उसको अप्रूवल भी करना चाहिए, सामने वाला अप्रूव करता है या नहीं करता है, आप किस साइड पे कर रहे हैं। तो ऐसे आपका नो फॉलो बैक लिंक जो है क्रिएट हो जाता है। अब अगला पॉइंट जो आता है, चेक योर साइड हेल्थ। अब ये साइड हेल्थ क्या हो गया, ऐसे में साइड हेल्थ है जो आप, मैंने अभी इससे पहले पॉइंट बताया कि जो है बैकलिंक हेटर्स क्या होते हैं। जो हेटर्स होते हैं आपके मार्केट में, वो क्या करेंगे, आपकी खराब से खराब साइड पे या अडल्ट साइड पे कहीं भी जाके, जहाँ पे गंदी ट्रैफिक आ रहे हो या कुछ ऐसे, वहाँ पे जाके आपका बैकलिंक क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे में आपके साइड का हेल्थ जो है DA खराब हो जाता है। या कंपटीशन में या कंपटीटर जो कुछ आपकी साइड को गिराना चाहते हैं, ऐसे कुछ बहुत सारे लोग होते हैं,
या आपका DA PA या बैकलिंक जो भी कुछ किसी प्रकार से वो जो है खराब करते रहेंगे आपके साइट को, ठीक है, इफेक्ट पहुंचाते रहेंगे। तो आपको अपने यहाँ DA PA ये सारी चीज़ों को अलग अलग साइट आते हैं जहाँ पे चेक किए जाते हैं, एंड वहाँ को चेक करते रहना है कि अलेक्सा रैंक देखना है, ये सारी चीज़ों को आपको देखते रहना है, आपकी साइट का हेल्थ देखते रहना है, कौन आपको कमेंट क्या कर रहा है, आपको ये भी देखना है कि आपके पोस्ट पे कौन कमेंट कर रहा है, किस कमेंट को हमको अप्रूव करना चाहिए, या कौन सी खराब लिंक आपके पोस्ट में आए, वो सारी चीज़ों को आपको देखना चाहिए। पिंक वगैरह आते हैं, वो सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों को आपको अपडेट करते रहना चाहिए। और इसी हेल्थ के कैटेगरी में मैंने कमेंट्स वगैरह भी रखे हैं, अगर जो कोई कमेंट कर रहा है तो उसका जवाब दें ताकि वो खुश रहे एंड आपके साइट पे दोबारा से विजिट करे, ये भी इफेक्ट करता है। ये तो इस साइड हेल्थ के कैटेगरी में मैंने रखा। तो ये 12 पॉइंट मैंने बताए, और जो नंबर 13 पे मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि डू नॉट कॉपी एनीवन, डोंट कॉपी एनीवन, ठीक है। अभी आप किसी को कॉपी मत कीजिए। लोग कहेंगे करेंगे क्या करोगे, कौन सी कॉपीराइट लगने वाली। हाँ तो भाई सबको पता है कॉपीराइट नहीं लगती है ब्लॉग पे, तो आप अगर यूट्यूब पे आप किसी को कॉपी कर रहे हैं तो सामने वाला कॉपीराइट भेज देगा आपको, लेकिन ब्लॉग पे कोई कॉपीराइट नहीं भेजता। ऐसे में आप सोचेंगे तो मैं तो शेर बन गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप जिसके पोस्ट भी कॉपी कर रहे हैं, मान लीजिए वो बंदा नहीं बोल रहा है, लेकिन गूगल या किसी भी सर्च इंजन को पता होता कि वो पोस्ट ऑलरेडी लिखा गया है, एंड ऐसे में उसको पता चलेगा कि आप काफ़ी पोस्ट लिखते हैं, या वो पोस्ट कहीं लिखा हुआ है या किसी किताब में है, किसी में उसे सेम टू सेम आप लिख रहे हैं, तो वो क्या करेगा, आपके उस पोस्ट को इग्नोर कर देगा। 1 2 पोस्ट 3 पोस्ट आपको जो रैंक नहीं करने देगा, एंड ऐसे पोस्ट पाएगा तो आपकी पूरी की पूरी साइट को बाइकआउट कर देगा वो। एंड ऐसे में भी सर्च इंजन में कभी भी आपकी साइट को लाने ही नहीं देगा, किसी भी पेज पे नहीं लाने देगा। एंड जब आपका सर्च इंजन में आपका साइट ही नहीं आएगा तो फिर आप क्या करेंगे, आपका ब्लॉग पूरा धरा का धरा लग जाएगा, कैसा ये प्लेस लिख रहे हो, तो सारे मतलब खत्म हो जाते हैं। तो डू नॉट कॉपी एनीवन, मैं हमेशा कहूँगा जो भी लिखना हो जेन्युइन लिखिए, अपने मन से लिखिए, सोच के लिखिए, जैसा भी लिखिए, और कोशिश कीजिए सामने वाले को एक अच्छा नॉलेज प्रोवाइड कराएं, ठीक है। जैसे आप जो चीज़ें का पोस्ट लिख रहे हैं, आप उसके बारे में उसको प्रॉपर नॉलेज बताएं, ठीक है, और वो उसको समझ में आना चाहिए। बाकी सर्च इंजन को समझ ही आना है, सर्च इंजन को समझ में आ रहा पोस्ट तो चलिए आपका कुछ दिन रैंक करेगा, लेकिन बाद में फिर वो गिर जाएगा। लेकिन आपको जो है आपके विजिटर्स को, आपके जो आ रहे हैं आपके साइट पे, उनको समझ में आना चाहिए। जो लोग आ रहे हैं आपको पढ़ने आ रहे हैं, उनको समझ में आना चाहिए। पोस्ट कुछ ऐसा लिखिए और उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए उस पोस्ट से, ठीक है। तो ऐसा कुछ लिखिए कि उनको प्रॉपर नॉलेज दीजिए। अभी मैंने जैसे बताया कि बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं, तो उनको प्रॉपर एक एक चीज़ बताइए कि बूटेबल पेन ड्राइव, यानी कि अगर जो आपको आपके पोस्ट पे बंदा आ जाता है तो उसका काम हो जाए, वो समझ जाए कि कैसे क्या करना है। उसको ये नहीं रहेगा कि आप जाइए दूसरी साइट पे फिर जाना पड़े, आपके पोस्ट पे आए। और अगर जो आप ही की पोस्ट पढ़ने के लिए प्रॉपर आया उसी टॉपिक से पढ़ने, तो वो वापस ना जाए। आप इतना लिखिए, इतना ज़्यादा भी मत लिखिए या इतना कम भी मत लिखिए, लेकिन आप एक जो नॉलेज इस टॉपिक के बारे में दे रहे हैं, आप उसको प्रॉपर दीजिए। किसी प्रकार से कहीं से भी आप जानकारी लेकर उसको नॉलेज उस पोस्ट में दीजिए। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड मैंने जो पोस्ट लिखा प्लीज़ एक बार जाके आप विजिट कीजिएगा एंड देखिएगा। एंड ये वीडियो को जो आप कहीं भी देख रहे हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, कहीं भी जो आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए बिल्कुल आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, ताकि हमारा नया वीडियो आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर जो आपको कुछ कमेंट हो या सवाल हो या आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड जो सारे के सारे लिंक है, सारे के सारे पॉइंट है, मैंने जो कमेंट में दर्शा दिए हैं, सॉरी डिस्क्रिप्शन में दर्शा दिए हैं, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा एंड रीड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बहुत बहुत धन्यवाद।